हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम कृतिका बुक से एक चैप्टर पढ़ रहे थे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी है और उस एकांकी में हम ये पढ़ चुके थे कि रामस्वरूप की बेटी है उमा, उसकी सगाई करने वाले कुछ आने वाले हैं। तो रामस्वरूप के घर पर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका वर्णन कर रहे थे। उसमें रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से बातचीत करता है और प्रेमा बताती है कि आपने अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ा करके गलती कर दी। अब वह बात नहीं मानती है, मुंह फुलाई पड़ी है। रामस्वरूप चाहता है कि बेटी है वो पाउडर वाउडर लगा करके लड़के वालों के सामने आए। लड़की चाहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेमा ये कह देती है कि आपने उसको ज़्यादा पढ़ा दिया, इंटरेस्ट तक ठीक था, ए आ ई क ख ग पढ़ लिए, बहुत था। रामस्वरूप कहता है चुप रहो, ऐसी बात मत करो, कोई सुन लेगा, क्योंकि मैंने उसे बताया है उनको मतलब लड़के वालों को कि मेरी बेटी इंटरेस्ट तक ही पढ़ी है। एक प्रकार से रामस्वरूप भी अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में छुपाता है, शिक्षा के बारे में छुपाता है। ठीक है। और ये पैराग्राफ अंतिम चल रहा था कि उमा को जैसे हो तैयार करके लाओ, न सही पाउडर, अपनी बेटी फिर भी बुरी थोड़ी है, सुंदरी है। नाश्ता तैयार होगा ही तो बेटी को पान लेकर के भेज देना। और फिर इतने में उनका नौकर आ जाता है रतन। रतन को वो कहता है कि लाओ चादर इधर दे दो, बाजा नीचे रख दो, हम चादर बिछाते हैं। दोनों चादर बिछाते हैं। फिर प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। मक्खन तो आप जानते ही होंगे, बड़े शहरों में सुबह के नाश्ते में ब्रेड या टोस्ट के साथ बटर लगा करके खाते हैं, मक्खन लगा करके खाते हैं। तो प्रेमा कहती है कि नाश्ता तो लगभग तैयार है, मिठाई वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हुए ही हैं, टोस्ट हैं ही, लेकिन मक्खन तो लाए नहीं है अभी तक। आया नहीं का मतलब है लाए नहीं है अभी तक। ये थोड़ा सा शानदार तरीका है एकांकी लिखने का। रामस्वरूप कहता है क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? तुम ही बताओ, अपना ये नौकर यहाँ का काम ख़त्म करेगा या मक्खन लाने जाएगा? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे, तो उसने बात मानी नहीं। अब दफ्तर के चपरासी तो आपको पता ही है, वैसे ही चढ़े हुए दिमाग के होते हैं। तो वो बोला, रामस्वरूप कहता है कि नहीं आया, दफ्तर के चपरासी से कहा था, 100 नखरों के मारे हैं वो तो। अब ये रतन हमारे लिए मक्खन लाएगा या यहाँ काम कौन करेगा फिर? प्रेमा कहती है यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी मैं, एक आध चीज़ खुद ले लेना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी तो हैं, कौन से ज़्यादा आदमी हैं, तो इतना काम तो है ही नहीं, लगभग काम हमने ख़त्म कर लिया है, नाश्ता वास्ता तैयार है, वो मैं पकड़ा दूंगी नज़दीक के कमरे से। ठीक, बाजा वाजा आ ही गया है, रतन लेकर के ही आ गया, तो इतने में मक्खन ले आएगा रतन। रामस्वरूप कहता है हाँ, हैं तो 2 ही आदमी, आने वाले 2 आदमी हैं, ये हमें पता चल गया है। एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, नया पात्र हमें मिल गया है, बाबू गोपाल प्रसाद, और दूसरा खुद लड़का, बीच वाला कोई नहीं है, 2 ही आ रहे हैं, बाप बेटे। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से मतलब अपने आप को सही ढंग से सजा दजा करके लेकर के आए। ठीक है, अच्छे तरीके से जिसे बोल सकते हैं। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी संकीर्ण मानसिकता जिसे कह सकते हैं, संकीर्ण मानसिकता। ठीक है, छोटी सोच वाले, पुरानी सोच वाले जिसे बोल सकते हैं। तो बोलिए ये लोग थोड़े ऐसे ही हैं, अपनी बेटी उमा से कह देना थोड़े सही ढंग से आए। गुस्सा मुझे इनके ऊपर बहुत आता है, किन के ऊपर? गोपाल प्रसाद और इनके लड़कों पर।
ऐसे विचार के अनुसार विचार लिए फिरते हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, कौन, गोपाल प्रसाद, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो वैसी। होते हैं ऐसे लोग। और यही हमारी कहानी का मूल भाव है, मूल विचार है कि शिक्षा के प्रति उस समय लोगों की क्या विचारधारा थी, विशेष तौर पर स्त्री शिक्षा से संबंधित। चाहते ही नहीं थे स्त्री पढ़ी लिखी हो, पढ़े। तो यही वो बता रहे हैं कि गोपाल प्रसाद खुद वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन इनको लड़की अनपढ़ चाहिए, कम पढ़ी लिखी चाहिए, शायद घर का नौकर के रूप में काम में लेने के लिए। कैसे विचारधारा वाले लोग। प्रेमा कहती है, और लड़का, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। अब बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, देख लीजिए। तो लड़का सवा शेर है, बाप अगर शेर है तो मतलब उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। और शादी अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, मतलब स्वार्थ अपना है, आवश्यकता अपनी है, ज़रूरत अपनी है। वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सभी इतने में बीच में रुक जाता है। क्यों कहता है वो? क्योंकि लड़का भी यही चाहता है कि शादी अलग है और शिक्षा अलग है। शिक्षा केवल लड़कों के लिए है और लड़की कम पढ़ी लिखी हो तो भी चलेगी। खुद बीएससी है, पढ़ाई जानता है, मेडिकल में पढ़ता है, लेकिन लड़की चाहिए, लड़कों भी को भी कैसी, लड़के को भी चाहिए कम पढ़ी लिखी। पता नहीं क्या कारण है इनका, क्योंकि कम पढ़ी लिखी लड़की को शायद वो अपने ही इशारों पर काम करवाएं, उनके विचारों को दबा के रखें, शायद ऐसा करना चाहते हैं। रतन, नौकर, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी, क्या है, कोई आते हैं। मतलब रतन ने आकर के इशारा कर दिया, ये आ रहे हैं भाई। कौन तो कौन, लड़के वाले आ रहे हैं। दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया, सब कुछ। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अच्छा अच्छा, गाएगी भी उमा उन लोगों के सामने? हाँ जी बिल्कुल गाएगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है और प्रेमा कहती है, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त, तुम जाओ मैं रखे देता हूँ, जल्दी करो। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, ठक 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 ठक। दस्तक मतलब कोई प्रवेश कर रहा है तो बजाया ही होगा गेट को, घंटी वंटी होगी तो। राम स्वरूप आइए आइए हंसते हैं और कहते हैं आइए आइए, जैसा कि हम लोग करते हैं किसी आगंतुक के सामने। बाबू गोपाल प्रसाद जो लड़के का पिता है और उनके लड़के शंकर का आना हुआ। तो बेटे का नाम है शंकर, पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। एक है वकील, एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, देखने से ही दिखाई दे रहा है। लड़के और उनके पिता की आंखों से सामाजिक या सांसारिक चतुराई, चालाकी स्पष्ट झलक रही है। चालाकी झलक जाती है, दिखाई दे जाती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। बिल्कुल है, वकील तो वैसे ही फितरती होते हैं। उनका लड़का खुद खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरना ये एक प्रकार का मुहावरा है, बेशर्मी से हंसने वाला। खीस निपोरना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बेशर्मी से हंसना। क्या? बेशर्मी से हंसना। तो उनका जो लड़का है वो खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। कुछ होते हैं जो बेशर्मी से हंसते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी हुई आवाज़ है। झुकी कमर इनकी खासियत है, ये ध्यान रखना। कमर क्या है?
झुकी हुई है, और वो क्यों झुकी है ये भी पता चल जाएगा। राम स्वरूप कहते हैं अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत हाथ में जो होती है डंडी, चिटिया जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं, सहारा। राम स्वरूप कहता है यह बेंत लाइए मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। वार्तालाप आरंभ होता है उन लोगों के बीच में। गोपाल प्रसाद खंखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं, ढूंढने वाले को तो मंजिल मिल ही जाती है, इसलिए रास्ता मिल गया, हमें तो आना ही था वैसे ही। रामसूर यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, इसमें तकलीफ कौन सी हुई भाई। अब ये लल्लो चप्पो की बातें होती हैं जो दो लोगों के बीच में विशेष तौर पर की जाती हैं कि मैंने आपको तकलीफ दी यहाँ आने की वगैरह वगैरह। तो सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं, आपका काम मेरा काम एक जैसा ही है, आखिर लड़के को शादी तो करनी है, इसलिए आना तो था ही। बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, मैंने आपके लिए विशेष कुछ परेशानी कर दी है। राम स्वरूप कहता है यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, आप ऐसी बात करके कि मुझे परेशानी कर दी, हम तो आपके सेवक ही हैं। फिर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब लड़के की ओर देख करके, संबोधित करते हुए, ये मान करके चलो लड़के को संबोधित करते हुए कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं, स्कूल से या कॉलेज से कितने दिन की छुट्टी लेकर के आए हो। शंकर कहता है जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, छुट्टी नहीं है विशेष तौर पर कोई भी, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड आप जानते हो, शनिवार को लगभग दफ्तर वगैरह बंद होते हैं, तो शनिवार और रविवार होने के नाते 2 दिन की छुट्टी लेकर के आ गया मैं। राम स्वरूप कहते हैं आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई 1-2 साल है। 1-2 साल? राम स्वरूप कहता है 1-2 साल कैसे भाई। शंकर कहता है जी 1-आध साल का मार्जिन रखता हूँ। ये देखिए मार्जिन, जब कोई मेडिकल की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो बच्चे पढ़ने वाले जानते हैं कि सेमेस्टर, कुछ सेमेस्टर के जो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, वो बैक रह जाते हैं। बैक बैक मतलब उसमें वो पास नहीं हो पाते हैं, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पास कर लेने होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में सारे के सारे प्रश्न पत्र पास करो, सारे के सारे पेपर पास करो। कुछ अगर फेल भी हो जाते हैं, एक प्रकार से फेल ही बोल सकते हैं, तो उनको आप अगले साल दे सकते हो। तो इसको ये लोग क्या कहते हैं, मार्जिन, बकाया जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं क्या है कि अच्छे अच्छे चैप्टरों में अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक लाता हूँ, और कुछ जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको मार्जिन के रूप में रख लेता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। इसलिए 1-2 साल हैं, थोड़ा ज़्यादा वर्ष है। जबकि स्थिति ये होती है कि कोई मार्जिन नहीं रखना चाहता है, सभी ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाई पूर्ण हो, लेकिन रही जाते हैं नए पढ़ाई करने के कारण, और बच्चे कह देते हैं कि मार्जिन है, तो ये कोई मार्जिन नहीं होता है। गोपाल प्रसाद कहता है बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। चलो पिताजी ने और कवर कर लिया कि वैसे मार्जिन रखने का मतलब ये नहीं है कि फेल हो गया था। अरे 1 साल शंकर बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों की उम्र में, इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। क्या बताएं इन लोगों को, इन्हीं उम्र में सारी बीमारियां लग जाती हैं। एक हमारा ज़माना था, आ गए अपने ज़माने पर गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप, कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी ही भूख। हम तो हमारे ज़माने की बात करते हैं, जब हम खाना खाने बैठते थे तो वैसी की वैसी भूख रहती थी, चाहे इससे पहले हमने स्कूल से आकर के दर्जनों कचौड़ियाँ ही क्यों न खाई हों। ये था हमारा ज़माना।
राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी, 1 पैसे की 2 कचौड़ियाँ आती थी उस जमाने में। गोपाल प्रसाद कहता है जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, ढेर सारी बालाई, ये प्रकार की मिठाई है। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी 4 पैसे 2 आने। 2 आने में कितने पैसे होते हैं? 12.5 पैसे होते हैं। देखो, 4 आने में 25 पैसे होते थे पहले, 4 आने मतलब 25 पैसे, तो 2 आने में कितने हो गए? 12.5 पैसे। आधा पैसा भी चलता था उस जमाने में। तो वो कहता है कि 4 पैसे में ढेर सारी आती थी और मैं खा जाता था 2 आने की, मतलब 12.5 पैसे की। भाई, बड़े खाऊ किस्म के आदमी हैं गोपाल प्रसाद जी, हैं वैसे वकील भी। तो मैं 2 आने की हजम करने की ताकत रखता था अकेले, और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। तब न कोई वॉलीबॉल था जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कहे जाए कि यह लड़का कमजोर है, कोई नहीं कह सकता था। खाने पीने में हम बहुत ही ज्यादा आगे थे, मजबूत थे। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं, बनावटी हंसी हंसते हैं, दिखावटी हंसी हंसते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हंसते हैं राम स्वरूप जी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में कहते हैं, और पढ़ाई? पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे की जनाब। 12-12 घंटे एक साथ बैठ करके पढ़ लिया करते थे। बड़ी लंबी फेंकी साहब वकील साहब आपने तो। 8 घंटे 3 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार कुर्सी पर बैठे 12 घंटे तक पढ़ते थे। मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। उस जमाने का मैट्रिक जो होता था पढ़ा लिखा, वो अंग्रेजी लिखता था जो आजकल के बीए में भी नहीं लिख सकते हैं। फर्राटे की अंग्रेजी लिखते थे हम, फर्राटे की अंग्रेजी, समझ गए? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। पुराने जमाने की पढ़ाई के बड़े आनंद थे, हम पढ़ते बहुत थे। माफ कीजिएगा, गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अपने को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। उस जमाने की जब बात याद आती है तो क्या करें? रामस्वरूप कहता है, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है और सभी हंसते हैं। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ये बिजनेस क्या है? शादी का बिजनेस। बड़े तरीके से बोल रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, वकील साहब जी। राम स्वरूप चौंक करके, बिजनेस? बिज? ओ समझ कर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं नाश्ते के लिए और बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस मतलब शादी की बातचीत। यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ मतलब दिखावा। बोले, आप क्या क्यों दिखावा कर रहे हैं, क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ पधारे। वो राम स्वरूप कहते हैं, लड़की वाला है, वरना मैं किस काबिल हूँ। ये बेचारे लल्लू चप्पू की बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें ऐसे लोगों के साथ। हैं, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, 1 मिनट में आया, आप नाश्ता कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों आपस में बातचीत करेंगे। देखो, थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती है, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी। कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ अपने बेटे से? क्योंकि वो खखार कर इधर उधर देखता है ना। तब गोपाल प्रसाद कहता है बेटे से कि क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक करते हैं कि शंकर की बैकबोन, बैकबोन किसे कहते हैं? रीढ़ की
सॉरी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन कहते हैं। तो कहते हैं कमर सीधी करके बैठो, ऐसे क्या बैठे हो झुक करके। अपने बेटे को समझाते हैं, ब्याह करने आए हो, तय करने, ब्याह तय करने आए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप आ जाते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। और गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप मानने नहीं, तकल्लुफ उठाए जा रहे हैं, मतलब दिखावा किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो। चाय प्याले में डालते हुए हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। इसमें विलायती चाय कौन सी होती है। विलायती चाय में चाय ज़्यादा दूध कम, और देसी चाय में दूध ज़्यादा, चीनी भी ज़्यादा, मीठी मीठी दूध वाली चाय होती है। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं आगे, नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी कम होता है, सॉरी पानी काफ़ी होता है। वो कहता है ये नया फैशन मुझे तो पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो जायका क्या रह जाएगा। जायका यानी स्वाद, स्वाद क्या रहेगा, स्वाद भी तो आना चाहिए। मेरे वाले में तो चीनी भी ठीक डालो, चाय के अलावा दूध भी अच्छा डालो, आधा दूध आधी चाय और चीनी भी अच्छी, स्वादिष्ट चाय बनाओ। राम स्वरूप कहते हैं, कहते तो आप सही हैं, अगर चाय में दूध कम होगा, चीनी कम होगी, स्वाद ही नहीं आएगा। आजकल की चाय नहीं, हमें तो अपनी देसी पुरानी वाली चाय पीनी है। ये था आज का हमारा एक भाग। एकांकी बड़ी है, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि गोपाल प्रसाद और शंकर किस किस्म के आदमी हैं, क्या चाहते हैं, उमा क्या करती है, क्योंकि उमा का तो अभी हमारा जो मुख्य पात्र है उसका तो अभी आना ही नहीं हुआ है। सब जानेंगे अगले वीडियो में। मैं समझता हूँ ये एकांकी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।